तो आज की जो क्लास है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक जो है नंबर सिस्टम। इसमें अभी तक जो हमने कंसेप्ट करे टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन है उनको ध्यान से देखते हैं। चलिए पहले नंबर क्लासिफिकेशन से। नंबर सेंस संख्या बोध मुख्य रूप से किसके संदर्भ में कहा जाता है? नंबर को याद करना, नंबर को यूज करना सिर्फ नंबर लिखने के लिए या सिर्फ नंबर के सिंबल समझने के लिए। ऑप्शन ये है कि संख्या बोध नंबर सेंस का किस लिए यूज किया जाता है? सिर्फ नंबर याद करने के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए? जी नहीं। क्या नंबर को सिर्फ लिखने के लिए? साफ सुथरा नहीं। क्या नंबर के सिर्फ सिंबल समझने के लिए? जी नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नंबर्स को बिल्कुल सही, नंबर्स को समझना और उनको मीनिंगफुली यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये पीवाई के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। अ चाइल्ड विद गुड नंबर सेंस इज मोस्टली लाइकली टू, अच्छे संख्या बोध वाला बच्चा सबसे अधिक किस कार्य में सक्षम होगा? बताइए किस कार्य में सक्षम होगा? क्या कॉपी करने में? देखिए कुछ ऑप्शन तो हम देख कर हटा सकते हैं, कॉपी तो नहीं करेगा। नंबर आते हैं तो ज्योमेट्री भी नहीं कर पाएगा। रटेगा, मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं। क्या करेगा? कंपेयर करेगा, एस्टिमेट करेगा, रीजन करेगा अबाउट नंबर्स। बिल्कुल सही, कंपेयर, एस्टिमेट, रीजन, बिल्कुल सही आंसर करा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है नंबर सेंस के लिए? कि एक बच्चे का अगर नंबर सेंस क्लियर है तो इसमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं? एस्टिमेशन आते तो मतलब बच्चा काफी हद तक नंबर्स को समझ पा रहे, दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं मतलब बच्चा नंबर्स को समझ पा रहे हैं। क्वांटिटी अंडरस्टैंडिंग, और या देखिए क्वांटिटी समझ पा रहे हैं तो ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब अलग अलग नंबर्स को यही सेम हो गया ना। अगर क्वांटिटी समझ पा रहे तो अलग अलग नंबर्स को कंपेयर कर पा रहे, ये भी हो जाएगा। मेमोराइजिंग लेंथी कैलकुलेशन, जी मैथ्स में अगर मैं आपको बताऊं, मैथ्स में मेमोराइजिंग का, मैथ्स में रटने का कोई काम नहीं है। मैथ्स में सिर्फ किसका काम होता है? अंडरस्टैंडिंग का। मैथ्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ये मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि मैथ्स आप रटने की कोशिश मत करिए। मैथ्स में जो कंसेप्ट मैं आपको करा रहा हूं बस उन्हें समझने का ट्राई करिए। आपका सीटेट का मैं मैथ्स में गारंटी करता हूं आपकी 27 तक तो मैं ले आऊंगा। 30 में से 30 आउट ऑफ 27 मैं आपको गारंटी करता हूं कि 27 आउट ऑफ 30 की मैं गारंटी करता हूं। अगर आप मैथ्स मेरे अकॉर्डिंग समझ के करेंगे तो हो ही जाएगा। आगे समझते हैं। नंबर सेंस हेल्प चिल्ड्रन प्राइमरी टू, संख्या बोध मुख्य रूप से बच्चों को किसमें सहायता करता है? बताइए संख्या बोध बच्चों को किसमें सहायता करेगा? इनमें से राइटिंग इंप्रूव करने में? नहीं, ये तो हटा ही देते हैं। अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप, पहले ही ऑप्शन पढ़ के समझ आ गया कि बच्चा मैथ्स में अलग अलग कंसेप्ट को रिलेट कर पाएगा, कंसेप्ट में रिलेशनशिप बैठा पाएगा। ठीक है, इसी को हमने कहा, इसीलिए से हमने कहा कि बच्चा अलग अलग कंसेप्ट समझ पाएगा और उनमें रिलेशनशिप बैठा पाएगा। बिल्कुल सही आंसर। आगे चलते हैं। A teacher asks children to estimate the number of pencil in a box before counting them. This activity develop. एक टीचर ने बच्चों को एक पेंसिल बॉक्स में रखी हुई पहले ही उसका काउंटिंग गेस करने के लिए कितनी पेंसिल हो सकती है। तो टीचर क्या कराना चाहती है? बच्चे को राइटिंग स्किल सिखाना चाहती है, ड्राइंग सिखाना चाहती है, कुछ नापना नहीं, नंबर सेंस की, नंबर्स का सेंस की 10 हो सकती है बच्चे को देखने में। अच्छा इससे क्या होगा? ये नंबर सेंस तो है। टीचर क्या कराना चाहती है? टीचर बच्चे के विजुअल रिलेशन देखना चाहती है कि बच्चा क्या देखकर समझ पा रहा है कि 4 पेंसिल कितनी होती है, 5 पेंसिल कितनी होती है, 20 पेंसिल कितनी होती है। क्या बच्चे को ये पता है कि नंबर्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? और मान लेते हैं अच्छा पेंसिल तो कम थी, थोड़ी थी, लेकिन बच्चे ने बोल दिया इसमें तो 50 पेंसिल है। तो बताता है कि बच्चा विजुअली रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा कि जो दिमाग में नंबर्स है या जो दिमाग में उसमें इमेज है नंबर्स की, वो रियल लाइफ में उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो ये इसलिए उस बच्चे में नंबर सेंस डेवलप ही नहीं हुआ। तो इसलिए यहां पे सही दिखाया गया कि वो नंबर सेंस डेवलप कराना चाहते हैं कि कम पेंसिल से तो बच्चे छोटा नंबर बोले और ज्यादा पेंसिल से तो बच्चे बड़ा नंबर एस्टिमेट करें, इसलिए एक्टिविटी कराई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ट प्रोमोट्स नंबर सेंस? निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि संख्या बोध का सर्वाधिक विकसित कराती है? बताइए। रिपीटिंग तो नहीं कराएंगे, मेमोराइजिंग भी नहीं कराएंगे, रीडिंग भी नहीं कराएंगे। इसका आंसर बिल्कुल सही आप आंसर करें ऑप्शन बी, काउंटिंग एंड एस्टिमेटिंग। जैसे अभी हमने पढ़ा, कंपेयर कराएंगे ऑब्जेक्ट्स को, एस्टिमेट कराएंगे ताकि बच्चा विजुअली और मेंटली जो उसके दिमाग में विजुअल और फिजिकल वर्ल्ड में जो कंसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं नंबर का, उन्हें जोड़ पाए। इसीलिए काम कराया जाता है रियल लाइफ में। A child says that 98 is close to 100. This shows the child. अगर एक बच्चा बोले 98 100 के पास है तो बच्चे की कौन सी एबिलिटी डेवलप हो गई? राइटिंग, लैंग्वेज, हैंड, कौन सी एक्टिविटी डेवलप हो गई? नंबर सेंस। बिल्कुल नंबर सेंस। जब बच्चे संख्या को समझने लगे,
बच्चों को जब संख्याओं का बोध होने लग जाए कि कम नंबर, कम क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा नंबर क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडरस्टैंडिंग दैट 25 कैन बी रिटन एज। अच्छा, अगर एक बच्चा समझ जाए 25 को हम 20 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो हमें किसके बारे में बताएगा। अगर बच्चे समझने लग जाए 25 को हम 20 प्लस 5 लिख सकते हैं, हमें रीडिंग नहीं, आर्ट इंटीग्रेशन नहीं, स्टोरी टेलिंग नहीं, हमें बताएगा कि बच्चे में संख्या बोध या नंबर सेंस डेवलप हो गया। मुझे लगता है आपको ये संख्या बोध या नंबर सेंस का कंसेप्ट समझ आने लगा है। तो हम आगे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। और अगला टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। एक मिनट, एक सेकंड दीजिए। एक सेकंड विलंब है, ये करते हैं। देखिए HCF ऑफ, पहला क्वेश्चन हमारा है HCF ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का HCF बता दीजिए। 12 और 18 का HCF बता दीजिए क्या होता है जल्दी। 12 के फैक्टर करते हैं। 12 का फैक्टर अगर मैं से लिखूं 3 दूनी 6 दूनी 12। 18 के फैक्टर लिखते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 इंटू 3 18। ये हमारे 18 के फैक्टर हो गए। इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। बिल्कुल 3, बिल्कुल हमारा आंसर क्या आ गया 6। आंसर क्या आ गया 6। सेम अगला 6 और 8 का, आप अगर मुझे एलसीएम बताना चाहे, 6 और 8 का एलसीएम बताना चाहे, जल्दी जल्दी मुझे बताइए 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है। सेम एलसीएम ऐसे निकालते 6 8, यहाँ 2 रखा 3 4, यहाँ 3 रखा 1 4। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका, बिल्कुल सही आंसर। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। बिल्कुल सही आंसर है आपका 24। बिल्कुल सही। आप, मुझे लगता है आप ज्यादातर कंसेप्ट आज के समझ ही रहे हैं। आगे देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। HCF बताना है 12 18 24 का, जल्दी बताइए। इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूं, टाइमर के साथ करेंगे, थोड़ा आपको आइडिया लगा रहेगा कि टाइमर भी जरूरी है, क्योंकि पेपर में एक टाइमर चल रहा है। टाइमर के साथ साथ करते हैं। बिल्कुल, अरे वाह, टाइमर लगाने से पहले आंसर आ गया। 20 सेकंड का टाइमर मैं देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही। बाकियों को देखते हैं। 18 24 और 60 सबसे बड़े, खुद से भी कर दीजिए, फैक्टर भी ना करना पड़े। मैं आपको बताता हूँ, खुद से देख लीजिए क्या 2 का टेबल सबसे बड़ा है। यहाँ पे 2 के टेबल में सारे आते हैं, हाँ। 3 के टेबल में सारे आते हैं, जी हाँ। 12 के टेबल में सारे आते हैं, ये तो नहीं आता 12 के टेबल में, ये आते हैं, ये आते हैं। 6 के टेबल में सारे आते हैं, जी हाँ। हम ऑप्शन देखकर भी कर सकते हैं। ये 6 के टेबल में आते हैं। अच्छा मुझे बताइए 2 3 6 में सबसे बड़ा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हो जाएगा, फैक्टर 6 हो जाएगा। तो बिना टेबल के, बिना किसी के भी हमने गेस कर लिया, बिना किसी फैक्टराइजेशन के भी हम गेस कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं। कोई इशू अभी तक इस क्वेश्चन में, कोई इशू? आगे चले, आगे चले, देखें आगे। ठीक है, 9 और 12 का एलसीएम बता दीजिए बस। 9 और 12 का एलसीएम बता दीजिए बस जल्दी से। 9 और 12 का एलसीएम बता दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 9 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? अच्छा, ऐसे भी देख सकते हैं। 18 एलसीएम क्या होता है हमारा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। कि 12 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता। 9 के टेबल में आता है। 24 9 के टेबल में नहीं आता, मतलब दोनों टेबल में कॉमन नहीं है। 48 भी दोनों टेबल में कॉमन नहीं है। आप ऑप्शन देखकर, बिना किसी चीज के ऑप्शन देखकर बता सकते हैं। 36 एक ऐसे नंबर है जो 9 के टेबल में भी आ रहा है यहाँ पे और 12 के टेबल में भी आ रहा है। बिल्कुल, आप ऑप्शन देखकर भी जज कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो दोनों टेबल में है। एक मिनट, कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन मिले। ये करते हैं। दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट 240 है, उनका HCF कितना है 4। एलसीएम बताने जरा मुझे, ये बताइए करके। ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। ये हम जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमें कितना गिवन है 240। HCF तो हमें, एलसीएम तो गिवन है ही नहीं। HCF हमें कितना गिवन है 4। एलसीएम हमारा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, 240/4 यानी कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन सी। ठीक है, ये तो हमारा बहुत इजी, डायरेक्टली जो क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर एलसीएम इंटू HCF के बराबर हो जाते हैं।
और यहीं से हमने वैल्यूज पुट करी फॉर्मूला देखकर, और वैल्यूज के बाद हमने सॉल्व कर दिया। कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई किसी को प्रॉब्लम है? एक बार कोई झिझकिए मत, मैं रिपीट कर दूंगा, आगे चलते हैं। वरना थम्स अप कर दीजिए, एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर कोई इशू ना हो तो, ताकि मैं समझ सकूं हमारे को समझ आ रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 थम्स अप, बाकियों को नहीं आ रहा, मैं रिपीट करूं क्या? कुछ बताइए एक बार, वरना आगे चले। ठीक है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए मुझे बता दीजिए इनमें से कौन सा को प्राइम है। साथ साथ मुझे बता दीजिए कौन सा को प्राइम है। को प्राइम के लिए, अच्छा सबसे पहले रुकिए, सबसे पहले रुकिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मुझे बताइए को प्राइम के लिए कंडीशन क्या चाहिए, उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, नंबर का एचसीएफ कितना होना चाहिए को प्राइम के लिए, को प्राइम होने के लिए नंबर का एचसीएफ कितना होना चाहिए। साथ साथ मुझे पहले ये बता दीजिए चैट में, अगर 2 नंबर को प्राइम, उनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। उनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इनमें से ऐसे नंबर बताइए जो सिर्फ 1, जिनका सबसे कॉमन फैक्टर 1 ही हो। 8 और 12 मेरे हिसाब से 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं। ये देखिए 15 और 25 ये 5 के टेबल में भी आते हैं कॉमन। 18 और 24 देखिए ये 3 के टेबल में कॉमन आते हैं, 6 के टेबल में कॉमन आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि ये 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर शेयर ही नहीं करते। 9 और 28 वैसे तो प्राइम नंबर नहीं है जी, वैसे 9 और 28 दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन ये जो वर्ड है को प्राइम, ये कंफ्यूजिंग टर्म है। ठीक है, को प्राइम एक कंफ्यूजिंग टर्म है, हमें याद रखना है। इस को प्राइम शब्द का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। को प्राइम प्राइम नंबर से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है कि इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए। किसी भी नंबर का एचसीएफ 1 होना चाहिए, किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ 1 होना चाहिए। चलिए साथ साथ देखिए अगला क्वेश्चन ये आ गया, अगला क्वेश्चन यही आ गया कि को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है, बता दीजिए, साथ साथ बता दीजिए को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 0 1 2 या सबसे बड़ा नंबर? बिल्कुल सही, को प्राइम नंबर का एचसीएफ होता है 1। कहते हैं उन नंबर को प्राइम है जिनका एचसीएफ कितना हो जाता है? 1 जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। A teacher asks children to make factor 3 before finding HCF. This activity mainly develops. फैक्टर 3 होता है ना, कभी देखते हैं 24 को ऐसे लिखते हैं 12 इंटू 2। अच्छा 2 तो हमारा प्राइम नंबर आ गया, 12 के हम फैक्टर करते हैं 3 इंटू 4, फिर 4 के फैक्टर करते हैं 2 इंटू 2। इस एक्टिविटी को हम कहते हैं फैक्टर 3। तो टीचर इस फैक्टर 3 से क्या सिखाना चाहती है? रीडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए बच्चे की, रीडिंग फ्लुएंसी बढ़ जाए नहीं, बच्चे के ड्राइंग स्किल्स बढ़ जाए नहीं, हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं करे, वो कराना चाहती है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ताकि बच्चे को ये समझ आ जाए कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। और फिर जो लास्ट नंबर होते हैं ना, ये वाले लास्ट नंबर जहां ब्रांच चेंज होती है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिखा के बताते हैं 3 2 6 2 12 2 कि ये फैक्टर होते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बजाय कि आप ये वाला मेथड करते, टीचर ने इस वाले मेथड से स्टार्ट करा। वो बच्चे को कंसेप्ट सिखाना चाहती थी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहती थी। बिल्कुल सही। आगे देखते, थोड़ा सा आगे देखते। बताइए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ, बेस्ट डेवलप द कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ। इनमें से कौन सी क्लासरूम टेक्निक एचसीएफ के कंसेप्ट को डेवलप कराना चाहती है? कि कॉपिंग डेफिनेशंस, डेफिनेशन से थोड़ी होगा। ऑप्शन ए देख लेते हैं सीधा सीधा। बच्चे को क्या करा? फैक्टर्स काउंट करने के लिए कहा, कॉमन फैक्टर्स काउंट करने के लिए कहा। बच्चे ने फैक्टर्स गिना, उससे बच्चा सीख गया अच्छा कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। और रीडिंग अलाउड नहीं होगा, डिक्टेशन या श्रुतलेख, आप सीधा सीधा ऑप्शन देखकर भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, एक सेकंड रुकिए, कुछ अच्छा क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 14, which teaching learning material is most useful for developing numbers? बच्चों में संख्या बोध सिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टीएलएम क्या होना चाहिए? इनमें से कौन सा टीएलएम यूज हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल एटलस। अच्छा मुझे साथ साथ बताइए, एक बार ये पूछते हैं, पोएम्स का यूज किस में करेंगे? फ्लैश कार्ड पोएम्स का यूज किस में करेंगे? मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज डेवलप कराने में। ठीक है, इसका यूज तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में होगा, हमें इतना पता है। वहीं ग्लोब का यूज किस सब्जेक्ट में करेंगे? सब्जेक्ट बताइए। ग्लोब, ग्लोब जो होता है
ग्लोब का यूज किस सब्जेक्ट में करेंगे बताइए? ईवीएस बिल्कुल सही, एसएसटी या ईवीएस, एसएसटी या ईवीएस में करेंगे। वही एटलस, एटलस जो होती है, एटलस में उम्मीद करता हूं आप जानते होंगे एटलस क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ मैप्स जिसे कहते हैं, मैप्स के कलेक्शन को एटलस कहा जाता है। उसका यूज कहां करते हैं? एटलस का यूज भी एसएसटी या ईवीएस में करते हैं। ठीक है। अबैकस का जो यूज हो गया, अबैकस का यूज होता है, अबैकस का यूज करेंगे मैथ्स। अच्छा, यहीं से मेरे को जो आपको कंसेप्ट सिखाना था, मैथ्स में कुछ टीएलएम, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टीएलएम जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला हो गया अबैकस, जो हमने देखा होगा। अबैकस क्या होता है? एक ऐसे बीड जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें अलग अलग ऐसे बीड्स लगे होते हैं, और उससे क्या कर सकते हैं? उससे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए, नंबर्स को समझने के लिए प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सिस्टम पे काम करता है, और अबैकस का यूज से करते हैं। उसके अलावा अलग अलग अगर आपको देखना है तो आप 3D फिगर्स, 3D फिगर्स होती है ना, आप उनका भी डेली लाइफ में जो 3D फिगर्स होती है आप उनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्यूब हो गया हमारा, ये क्यूबॉइड हो गया, ऐसे अलग अलग फिगर्स, ये हमारा पिरामिड हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया। ऐसी फिगर्स का आप डेली लाइफ में, ऐसी फिगर्स का रखकर 3D फिगर्स को भी एज अ टीएलएम बच्चे को सेंस, शेप का सेंस सिखाने के लिए, या 3D या 2D ऑब्जेक्ट सिखाने के लिए भी कर सकते हैं। वही एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टीएलएम होता है, वो होता है जियो बोर्ड। क्या आप जियो बोर्ड से अवेयर है? जियो बोर्ड के बारे में क्या आप जानते हैं? एक बार बताइए। जियो बोर्ड अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एक ऐसे वुडन प्लैंक होता है, लकड़ी होती है, उस पर हम क्या करते हैं, उसके अंदर बिल्कुल इक्वल ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, और इक्वल ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं एक लकड़ी के ऊपर, और ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पर हम उस पर कील लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनमें हमने कील लगा दिया, कील्स उसमें फिट कर दी, काफी सारी कीलें फिट कर दी। अब ये एक एज अ जो रबर, अब हम कह रहे हैं बच्चे को एक रबर बैंड देंगे, बच्चे को हम एक रबर बैंड देंगे और उससे बोलेंगे कि इस कीलों को यूज कर इन कीलों को यूज कर रबर बैंड को यूज कर शेप बनानी है। तो बच्चा अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर सकता है, और उसके थ्रू कि अच्छा, जैसे मान लेते बच्चे ने क्या करा, बहुत सारी कीलें थी, ऐसे एक वो जियो बोर्ड था, उसमें से बहुत सारी कीलें लगी होती है, और कीलों में क्या होता है, रबर बैंड फंस जाता है, उस पर वो बच्चा अलग अलग शेप्स बनाएगा, अलग अलग, मान लेते उसने एक बार ये बनाया, एक बार ये बनाया। तो हम बच्चे को बोल सकते हैं, ये जो जियो बोर्ड होता है, बच्चे को एरिया सिखाने के लिए, एरिया कैलकुलेशन के लिए सिखाने का होता है। हम पूछेंगे अच्छा बता कि इसमें, बच्चे से पूछेंगे बताओ कि इसमें कितने स्क्वायर कवर करे, कितने स्क्वायर कवर करे। ठीक है, बच्चा गिनकर बताएगा अच्छा इस शेप ने 6 स्क्वायर कवर करे, इसने 8 स्क्वायर कवर करे। तो उससे बच्चे को समझ आएगा एरिया का कंसेप्ट क्या होता है, कि एरिया होता है जो एक फिगर के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टीएलएम माना जाता है। कई बार इससे रिपीटेटिवली सीटेट में जियो बोर्ड से कई बार रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका यूज क्या है। यूज में फिर लिख देता हूं, एरिया कंसेप्ट के लिए, अगर बच्चे को सिखाना है टीच कंसेप्ट ऑफ एरिया, बच्चे को एरिया का कंसेप्ट सिखाने के लिए इसका बहुत बार यूज किया जाता है। और साथ ही साथ ये क्या होता है ओवरऑल, अच्छा टीएलएम की अगर मैं बात करूं, टीएलएम का जो मेन काम होता है, टीएलएम का मेन जो ओवरऑल काम माना जाता होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के साथ साथ बच्चे को कॉन्क्रीट या मूर्त चीज सिखाना, मूर्त तरीके से सिखाना, कि हम बच्चे को मूर्त चीज हाथ में दे रहे हैं, जिससे बच्चा वो कंसेप्ट जो वो बुक्स में पढ़ रहा है या टीचर के मुंह से समझ रहा है, उसे विजुअलाइज कर सके, देख सके, अपने आप से पर्सनली एक्सपीरियंस कर सके। बेसिकली जितने भी टीएलएम या टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, सभी का यही काम होता है कि टीचर का द्वारा सिखाया कंसेप्ट विजुअलाइज कर सके, उसे कंक्रीट तरीके से, मूर्त तरीके से सीख सके, और जो कंसेप्ट है उसे लॉन्ग टर्म तक याद रख सके। मुझे लगता है टीएलएम के आप काफी अवगत भी होंगे। तो आगे चलते हैं, आगे अगला देखिए। ठीक है, ठीक है, चलिए प्लेस वैल्यू से थोड़ा पूछ लेते हैं, मैं देख लेते हैं प्लेस वैल्यू क्या हो, आपका क्लियर है? नहीं, क्वेश्चन है हमारा, इसमें से 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है मुझे, बताइए 6 की स्थानिक मान क्या होगा? प्लेस वैल्यू बहुत इजी को हमने कई बार पढ़ चुके हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 6 कौन से नंबर पे? ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये कौन सा नंबर हो गया? 1000 नंबर हो गया। ये हो जाता है हमारा 6000। 6000 प्लेस पे था, हो गया 6000। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। मुझे एक चीज बताइए, एक चीज होती है प्लेस वैल्यू, जैसे हमने बताया कौन से स्थान पर है, उसी से मिलती जुलती एक उससे मिलती जुलती, नाम में मिलती जुलती एक टर्म है जिसका नाम होता है फेस वैल्यू। क्या आप इस टर्म से अवेयर है? फेस वैल्यू आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल सही, फेस वैल्यू आप क्या जानते हैं? हाँ सब लोग लगभग जानते हैं। अच्छा मुझे इसी में बताइए 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 की फेस वैल्यू अगर मैं आपको एक बार पूछता हूँ, मैं फिर बताऊंगा
6 की फेस वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल सही, फेस वैल्यू वो है जो नंबर हमें देखकर पढ़ पा रहे हैं। 6 लिखा है ना ये, तो 6 की फेस वैल्यू भी 6 ही होगी। मुझे बताइए, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लेस वैल्यू हो जाती है कि नंबर किस स्थान पर हो, वही फेस वैल्यू हो जाती है जो नंबर को हम पढ़कर देख सके कि नंबर 1 2 3 4 जो नंबर लिखा है वो उस नंबर की फेस वैल्यू हो गई, और नंबर किस स्थान पर है वो नंबर की प्लेस वैल्यू रहेगी। आशा करता हूं आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है। एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार ये आंसर करिए। आज छुट्टी है, आज छुट्टी है। आपके पास मैम नहीं है ना, कहीं जाना पड़ा उन्हें? ठीक है, सीटेट का पढ़ना था आपको, आप बता देना, मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा सारा। ठीक है, ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ मैं, हो जाएगा। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, यहां पूछा है कि 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 की फेस वैल्यू पूछी है। ठीक है, मैंने बताया जो पढ़कर आपको समझ आ जाए, 8 कहीं पे भी लिखा हो, कि चाहे 8 यहां लिखा होता, 8 यहां लिखा होता, या 8 सबसे आगे लिखा होता, 8 की फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में सेम रहती। 8 की फेस वैल्यू कितनी हो जाती? 8 ही कहलाती। फेस वैल्यू वही होता है कि जो नंबर पढ़कर आपको वैल्यू समझ आ रहे हो उसे हम फेस वैल्यू कहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, यहीं पे पूछता हूं, मुझे बताइए 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कितना डिफरेंस है? मुझे यहां पे बताइए 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको? पहले अच्छा मुझे बताइए 8 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? यही साथ साथ करते क्वेश्चन। मुझे बताइए 8 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? हमने देखा 0, वो सॉरी, वंस, टेंस, 100 और 1000। 8 की प्लेस वैल्यू हो गई 8000। 8 की फेस वैल्यू कितनी हो गई? 8। फेस वैल्यू तो वही होती है ना जो हम देखकर पढ़ पाते हैं। 8 की फेस वैल्यू कितनी हो गई? 8। तो मैंने पूछा था डिफरेंस, प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू कम कर दी, बचा 799। 8 की फेस वैल्यू, ये डिफरेंस कितना हो गया? 7992। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही आंसर करा, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का लगभग सबका। एक से बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में डिफरेंस समझ आता है, और आगे करते हैं। चलिए 3 की प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं, 3 की प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन, बताइए। हमने लिखा प्लेस कौन सा है? ये वंस, ये टेंस, ये 1000, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, और ये कितना हो गया? 10,000। 10,000 प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पर है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। फेस वैल्यू बताइए, चलिए इसमें फेस वैल्यू बताइए क्या होगी? 5 की फेस वैल्यू पूछ रहा है, 5 की फेस वैल्यू, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, बिल्कुल ए, पढ़ते ही आंसर कर दिए। फेस वैल्यू तो वही होती है जो हम पढ़ते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, इनमें से पूछा, इनमें से नंबर की प्लेस वैल्यू सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू किसकी है? बताइए, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू किसकी है? बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। इसने बी करा, हाँ ठीक है, 8 था, बिल्कुल सही आंसर। सबसे बड़ा नंबर 8 है, सबसे आगे नंबर 8 है, उसकी प्लेस वैल्यू। ये वो क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछे गए इस टॉपिक से। ठीक है, एक सेकंड, इसमें पूछा है कौन सा नंबर ऐसा है जहां पे 4 की प्लेस वैल्यू 4000 के इक्वल है? ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पे जिसके में 4 की प्लेस वैल्यू 4000 है, यानी 4 किस प्लेस पे आ रहा है? 1000 प्लेस पे आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये नहीं होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, ये होगा ऑप्शन बी। हमने सीधा सीधा काउंट करा। अच्छा, और देख लेते हैं, यहाँ वंस, यहाँ टेंस, यहाँ 100 पे आ रहा है, ये नहीं होगा, वंस, टेंस, 100, एक दो आंसर है, दो आंसर है, वंस, टेंस, 100, 1000, इसमें भी है, दो ऑप्शन में आंसर है इसका। देखिए प्लेस वैल्यू कहां का है, एक 24,000 में थी और एक 54,000 में, दोनों जगह बिल्कुल सही आंसर, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक माने जाएंगे, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक माने जाएंगे। आगे चले, आगे चले, अभी तक कोई डाउट ना हो तो आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, पूछ रहा है इंडियन जो प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 10,000 के बाद क्या आते हैं? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको एक बार दो सिस्टम समझा दूं, दोनों सिस्टम अगर आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल सही आंसर मैम। एक बार दोनों सिस्टम समझ लेते हैं। एक हम पहले समझ लेते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम देख लेते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और दूसरा है वेस्टर्न या इंटरनेशनल, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। देखिए इंडियन सिस्टम हमारा बहुत आसान होता है। सबसे पहले वंस आते हैं, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर उसके बाद 1000 आता है, फिर 10,000 आता है। 10,000 तक देखिए दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे 10,000 के बाद हम यूज करते हैं लाख का, लाख के बाद 10 लाख का, फिर 10 लाख के बाद 1 करोड़ का, और करोड़ के बाद 10 करोड़ का। ये जो ऐसा वाला सिस्टम है ये हो गया हमारा, जो हम आमतौर पर डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये वाला सिस्टम हो जाता है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की, वो हर 3 के बाद चेंज होता है। ये हमारा वंस हो गया, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये हो जाता है, ये वाला नंबर हो जाता था हमारा 100,000, सॉरी 100,000। ठीक है, जिसे हम लाख बोलते हैं वहां पे वो 100,000 हो जाता है। और जिस नंबर को हम 10 लाख बोलते हैं वो उनके लिए हो जाता है 1 मिलियन। 1 मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद आता है 100 मिलियन, और फिर 100 मिलियन के बाद, 100 मिलियन के बाद वो यूज करते हैं 1 बिलियन का। हर 3 के बाद, हर 3 के बाद उन्होंने टर्म चेंज करी। पहला 1 टेंस 100 था, फिर उसके बाद वो 1000 वाले ले 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद वो मिलियन ले 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर मिलियन के बाद वो बिलियन ले आते हैं 1 मिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर वो ट्रिलियन ले आते हैं 1 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। वो हर 3 उसके बाद, हर 3 के बाद, हर 3 के बाद क्या करते हैं, अपना प्लेस वैल्यू सिस्टम चेंज कर देते हैं। ये कौन सा सिस्टम हो जाता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। आपको उम्मीद करता हूं इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। जहां पे किसी को डाउट हो, कोई पूछना है तो बता दीजिए, वरना क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्वेश्चन देखते चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 10,000 के बाद क्या आता है बताइए। 10,000 के बाद कौन सा टर्म आएगा, 1000 तो पहले आएगा, 10 लाख भी नहीं आएगा, 100,000 हम यूज ही नहीं करते। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। 10,000 के बाद क्या आता है हमारा, 1 लाख, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अब अच्छा सेम यही देखते हैं, विच प्लेस कम्स इमीडिएटली आफ्टर 100,000। 100,000 के बाद क्या आता है बताइए। अभी मैंने आपको बताया था, ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब यहाँ पे ब्रैकेट चेंज हो रहा है, क्या आना चाहिए था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या आ जाता हमारा, मिलियन, सब कहते हैं मिलियन, वो आ जाता, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कोई इसमें डाउट तो नहीं। अच्छा मुझे आपको बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन रिपीट करके मैं पूछता, क्वेश्चन रिपीट करके पूछता, 100 मिलियन के बाद, 100 मिलियन के बाद क्या आता है बताइए। 100 मिलियन के बाद क्या आता है, 100 मिलियन के बाद कौन सा नंबर आता है, बिल्कुल सही, 1 बिलियन। 1 बिलियन जो हमारे कितने के इक्विवेलेंट होता है, 100 करोड़ के। 1 बिलियन जो होता है वो 100 करोड़ के इक्विवेलेंट माना जाता है, बिल्कुल ठीक। थोड़ा आगे देखते हैं। इसमें पूछा है कि 58406 को एक्सपैंड करना है। ये देखिए, ये 1 पे हो जाएगा यानी 6, 4 जीरो का जीरो ले लिया, 4 किस पे है, 4 हमारा 100 पोजीशन पे है, 400 लिख लिया। 8 किस पे, 1000 पोजीशन पे है, 8,000 लिख लिया। 50 हमारा 10,000 पोजीशन पे है, 50 10,000, बिल्कुल सही आंसर 5। अच्छा कई बार क्या होता है, कई बार हम जहां गलती करते हैं, कई बार जो हम गलती करते हैं, हम ये जीरो की वजह से जल्दी जल्दी के चक्कर में ए और डी में आप गलती कर पाएंगे, ए और डी में गलती कर पाएंगे। तो आप जीरो को ध्यान से देखिएगा, जहां पे भी प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपको जीरो दे रखा हो, जीरो को कंफ्यूज करने के लिए ऐड करते हैं हमेशा। जीरो का जो भी प्लेस वैल्यू सिस्टम में यूज होता है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐड करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। इसलिए वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई बार जल्दी जल्दी के चक्कर में ऑप्शन डी भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। चलिए ये तो मुश्किल, थोड़ा ये थोड़ा अलग हो जाएगा, ये देखते हैं। विच डिजिट एट द 100th प्लेस, 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट है बताइए, 100वें पद पर। ठीक है, 100वें पद पर कौन सी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे, सैकड़े पे कौन सी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आंसर। अगला देखिए, अगला देखिए।
मुझे बताइए, अ स्टूडेंट सेज दैट द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन इज 500, दिस इंडिकेट्स दैट, एक बच्चा बोल रहा है कि इसमें इस जो नंबर दे रखा है इसमें 5 की फेस वैल्यू 500 है। क्या फेस वैल्यू 500 है? क्या ये क्वेश्चन सही, पहले बताइए बच्चे का सही बोला है गलत बोला है, ये राइट है या रॉन्ग है, बस मुझे इतना बता दीजिए। बच्चे ने राइट बोला है या रॉन्ग बोला है? बच्चे ने क्या बोला है? रॉन्ग बोला है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? मुझे पहले इसकी प्लेस वैल्यू बता दीजिए। 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है? बिल्कुल बिल्कुल, 5 की प्लेस वैल्यू बताइए। ठीक है, 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 50,000 है, बिल्कुल ठीक था। क्या बच्चा यहाँ पे प्लेस वैल्यू भी सही बता रहा है? क्या बच्चा यहाँ पे प्लेस वैल्यू सही बता रहा है? यहाँ पे बच्चा प्लेस वैल्यू भी सही नहीं बता रहा, यानी बच्चे को प्लेस वैल्यू छोड़िए, बच्चे को प्लेस वैल्यू छोड़िए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि बच्चे को ना तो प्लेस वैल्यू समझ आ रहा है ना फेस वैल्यू, दोनों को आपस में भी कंफ्यूजन बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों, ठीक है, आपस में भी शायद वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों कंसेप्ट में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही कंसेप्ट में कहीं ना कहीं इशू आ रहा है, दोनों ही कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे। एक सेकेंड। A teacher uses bundle sticks to explain tens and ones. This approach primarily develops। एक शिक्षिका दहाई और इकाई को समझाने के लिए बंधी हुई लकड़ियों का इस्तेमाल करती है। यह मुख्यतः किसका विकास करता है? किसका विकास करेगा? मेमोराइजेशन का नहीं करेगा, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का नहीं करेगा, क्रिएटिव राइटिंग करेगा। किसका विकास करेगा? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस वैल्यू, कि प्लेस वैल्यू जो सिस्टम है वो डेवलप हो जाए, उसका विकास करते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आंसर। Which teaching approach is most effective for developing the concept of place value in mathematics? बताइए, अगर मैथमेटिक्स में प्लेस वैल्यू का सिस्टम सिखाना है तो कौन सी अप्रोच यूज करेंगे हम? मेमोराइजेशन की अप्रोच नहीं, लेक्चर या रेक्टी की अप्रोच नहीं, रिपीटेटिव राइटिंग प्रोसेस नहीं, हम यूज करेंगे ऑप्शन ए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और मैनिपुलेटिव का। एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होगी या मैनिपुलेटिव होगी उसका यूज करेंगे ताकि हम बच्चे को प्लेस वैल्यू सिस्टम सिखा पाए। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखें, ये तो हमने कर लिया। प्लेस वैल्यू के रिलेशन में, स्थानिक मान के रिलेशन में कौन सी कथन सही है? कौन सा कथन सही पूछा है? क्या प्लेस वैल्यू कभी नहीं बदलती? इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ द डिजिट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द फेस वैल्यू, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूमरल। बताइए प्लेस वैल्यू का रिलेशन में कौन सी कंसेप्ट सही कहा गया है? कभी नहीं बदलता भाई, नंबर बदलेगा तो प्लेस वैल्यू, कोई भी चीज इस जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब चीजें चेंज होती है, तो इस ऑप्शन को हटा देते हैं। अच्छा दूसरा, क्या ऑप्शन बी ठीक लग रहा है हमें कि नंबर के किस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल सही, नंबर के पोजीशन पे डिपेंड करती है। ऑप्शन सी भी पढ़ लेते, क्या कहता है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू द फेस वैल्यू। ऑलवेज तो नहीं, किसी किसी केस में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दूसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूमरल, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं ना प्लेस वैल्यू नंबर की, मान लेते हैं नंबर लिया 1 2 3 4 5, उससे पूछे 3 के प्लेस वैल्यू, आप बोलते हैं 300 है, ये तो जी 300 है, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होती, डिपेंडेंट ही होती है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। हम आपके लिए ऐसे लेकर आएंगे नए नए मैथ्स के कंसेप्ट सीटेट से रिलेटेड, और ऐसे कंसेप्ट्स और क्लासेस के लिए जुड़े रहे हमारे पेज मिशन सीटेट क्लासेस से। तब तक के लिए याद रखिए, कंसेप्ट क्लियर तो सीटेट नहीं है।